हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं JKSSB FA के अकाउंटेंसी का। आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल। सो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, ये फुल ऑन थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, टॉपिक को अच्छे से क्लैरिटी ली हुई है, तो इसके MCQ सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी मिलेगी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस इसमें आज की वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्ट कंट्रोल बिकॉज कॉस्ट मैनेजमेंट एम्फेसाइज व्हाट। मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट है ये ट्रेडिशनल कॉस्ट कंट्रोल से अलग है। क्यों? ऐसा क्या है जिस वजह से उन दोनों में डिफरेंस है? पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन ओनली, हिस्टोरिकल कॉस्ट एनालिसिस फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द वैल्यू चेन, या एलिमिनेशन ऑफ बजटिंग टेक्निक। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले दिमाग में ये हटाना पड़ेगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल एक ही चीज़ है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं से पैदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट कंट्रोल की। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट कंट्रोल एक ओल्ड एंड रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव का मतलब होता है कि पहले काम हो गया, खर्चा हो गया, उसके बाद हम सोचते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा क्यों आई, खर्चा ज़्यादा क्यों हुआ। मतलब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, लेबर लग चुकी है, मटेरियल कंज्यूम हो चुका है, ओवरहेड इनकर हो चुके हैं, और अब अकाउंटेंट या मैनेजमेंट जो है वो बैठकर एनालाइज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझो कि जिस कॉस्ट को हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं या रीजंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं कि वैसे कॉस्ट जो है हमारे रिपीट ना हो, खर्चा रिपीट ना हो। यानी ट्रेडिशनल कॉस्ट कंट्रोल पास्ट ओरिएंटेड होता था। अब आते हैं हम कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। सो जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, इसके बाद पूरा कंसेप्ट लेवल ही चेंज हो जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट एक मॉडर्न, एडवांस, प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट है। ये कॉस्ट को कंट्रोल आफ्टर इनकरिंग की बजाय मैनेज बिफोर इनकरिंग करता है। मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट पूछता है कि कॉस्ट इनकर होने से पहले हम कौन से डिसीजन ले कि कॉस्ट मिनिमम रहे, और यही कारण है कि कॉस्ट मैनेजमेंट पूरे वैल्यू चेन को कवर करता है। ठीक है, अब ज़रा वैल्यू चेन का मतलब भी समझो। वैल्यू चेन मीन्स प्रोडक्ट की पूरी जर्नी, जैसे कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, रिसर्च डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल सिलेक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस। सो कॉस्ट मैनेजमेंट इन सभी स्टेजेस पर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है। सो एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज पर ही है तो ये डिसाइड कर लिया जाता है कि सिंपल डिज़ाइन होगा, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज़ होंगे और इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल होगा। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन चीप पड़ेगा, वेस्टेज कम होगी, सर्विसिंग आसान होगी, यानी पूरी लाइफ साइकिल में कॉस्ट कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, ये एक टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग टूल है। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं, ऑप्शंस जो दिए इनको एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन ओनली। सो ये ट्रेडिशनल कॉस्ट को डिफाइन करता है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, ये कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये गलत आंसर बनता है। ऑप्शन बी बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट एनालिसिस फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। सो हिस्टोरिकल एनालिसिस रिकॉर्ड कीपिंग है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस ऑल्सो डोंट मेक एनी करेक्ट सेंसेस। फिर आता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द वैल्यू चेन। सो ये आपकी डेफिनेशन है कॉस्ट मैनेजमेंट की, अभी जो मैंने आपको समझाई। सो ऑप्शन सी मेक्स द करेक्ट सेंसेस इन द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ बजटिंग टेक्निक। सो बजटिंग एलिमिनेट नहीं होता बल्कि स्ट्रेंथ होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सो लास्टली आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। आपने लाइन याद रखनी है कि कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड स्ट्रेटेजिक एंड कवरिंग द एंटायर वैल्यू चेन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 2 में आपको क्या पूछ रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद विच मैनेजीरियल फंक्शन। मतलब जो कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो मैनेजीरियल, कौन से मैनेजीरियल फंक्शन के साथ सबसे ज़्यादा, सबसे करीबी एसोसिएटेड है।
रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या ऑडिटिंग? देखो, मैनेजमेंट के फंक्शंस याद करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है ना। आप सोचो कॉस्ट मैनेजमेंट इनमें से कहाँ पर फिट बैठता है? कॉस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फोकस होता है फ्यूचर कॉस्ट की प्लानिंग करना और एक्चुअल कॉस्ट पे कंट्रोल करना। सो प्लानिंग स्टेज पर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कितनी कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, कौन सा मेथड अडॉप्ट होगा, रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे। कंट्रोल स्टेज पर ये देखती है कि एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस प्लान्ड कॉस्ट कंपेयर होती है, डेविएशन का एनालिसिस होता है और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग सिर्फ क्लैरिकल फंक्शन है आपके। ऑडिटिंग वेरिफिकेशन करता है लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, इसलिए इसका सीधा रिलेशन जो है वो प्लानिंग और कंट्रोल से है। ऑप्शन नंबर सी जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कॉस्ट मैनेजमेंट लिव्स इन प्लानिंग एंड सर्वाइव्स थ्रू कंट्रोल। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 आपको पूछ रहा है, बजटरी कंट्रोल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम विच बजटरी कंट्रोल की बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। सो आप पहले समझो, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट टेक्निक होती है। इसका बेसिक लॉजिक बड़ा ही सिंपल होता है। क्या होता है? बजट बनाओ, एक्चुअल रिजल्ट्स को नोट करो, कंपेयर करो, फिर डिफरेंस निकालो, उनको एनालाइज करो और फिर सही कदम उठाओ, करेक्टिव एक्शंस लो। सो यहाँ बजट का रोल होता है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क, जिससे परफॉर्मेंस मेजर होती है। बजटरी कंट्रोल एक ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, ये मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट के बिना काम ही नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों अलग अलग टेक्निक हैं और कभी कभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाती हैं। इसलिए सही आंसर हमारा रहता है ऑप्शन नंबर हमारा है सी, यूजेस बजट एज स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, यही कोर कंसेप्ट है बजटिंग का। सो बजटरी कंट्रोल यूजेस बजट एज बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a budget is different from a forecast mainly because a budget, जो बजट कह रहे हैं ये फोरकास्ट से अलग है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स के लिए बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट है, एक प्लान ऑफ एक्शन को डिफाइन करता है, या ये बिना मैनेजरियल अप्रूवल के बनता है इसलिए। तो देखो आप समझो, जो फोरकास्ट होता है ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, पर जो बजट है ये एक कमिटमेंट होता है। फोरकास्ट बोलता है शायद इतनी सेल्स होंगी, पर बजट बोलता है इतनी सेल्स अचीव करनी ही हैं। बजट मैनेजमेंट अप्रूवल के बाद बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती हैं, इसलिए बजट जो है ना वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो अब आप ऑप्शंस को देखो, इन्होंने बोला इट इज़ ओनली प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स, तो ये तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट, तो वो तो फोरकास्ट भी हो सकता है। फिर आपको बोला है इम्प्लाइज अ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन, सो ये करेक्ट है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही काम होता है बजट का। ठीक है, फिर ये बोला है इट इज़ प्रिपेयर्ड विदाउट मैनेजरियल अप्रूवल, तो ये तो गलत है बिल्कुल ही। ठीक है, आपने याद रखना है फोरकास्ट प्रिडिक्ट एंड बजट कमिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ बजटरी कंट्रोल इन मैनेजमेंट। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, जो बजटरी कंट्रोल का रोल है ना मैनेजमेंट में, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। पहली लाइन है इट रिकॉर्ड्स एक्चुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट असिस्ट इन कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉस्टिंग अकाउंटिंग, या इट इंश्योर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो देखो, जो बजटरी कंट्रोल है ना, इसका मेन रोल होता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंट्रोल। इस सिस्टम के बिना मैनेजमेंट ये ही नहीं जान पाता कि हम अपने टारगेट के क्लोज हैं भी या नहीं। सो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग का काम होता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल होता है। अब ऑप्शंस को देखो, इधर रिकॉर्डिंग बोला है ना, एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ये तो अकाउंटिंग का काम है, इसलिए ये सही आंसर नहीं है।
फिर बोला है इट असिस्ट इन कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। यही तो आपके पास बजटरी कंट्रोल है कि आपकी उम्मीद कितनी थी और एक्चुअल में कितना हुआ, उसी को कंपेयर करना ही बजटरी कंट्रोल का काम करता है, ये उसी का कोर फंक्शन है। ठीक है, बाकी इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बिल्कुल गलत है। इट इंश्योर्स स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ये इररेलेवेंट है। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल क्या करता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी परफॉर्मेंस के बीच को कंट्रोल करता है, उसके गैप को ब्रिज करता है ये। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं बजटरी कंट्रोल कंट्रीब्यूट्स टू मैनेजरियल एफिशिएंसी मेनली बाय। बजटरी कंट्रोल जो है मैनेजरियल एफिशिएंसी लेकर आता है, कैसे? बाय फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेविएशंस, इंक्रीजिंग अकाउंटिंग वर्क, इग्नोरिंग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या अवॉइडिंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो देखो, जब हम मैनेजरियल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब होता है मैनेजर कितना इफ़ेक्टिवली प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल कर पा रहा है। अब बजटरी कंट्रोल सिस्टम का सबसे पावरफुल कंट्रीब्यूशन यही होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन का मतलब है ये बताना कि डेविएशन हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्स कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से हुआ। सो बजटरी कंट्रोल में हर बजट किसी ना किसी डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर या मैनेजर से जुड़ा होता है। जैसे कि जो प्रोडक्शन बजट है वो प्रोडक्शन मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स बजट के लिए सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है और परचेज बजट के लिए परचेज मैनेजर। अब अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट से डेविएट करती है तो मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि डेविएशन किस एरिया में हुआ और किस मैनेजर के कंट्रोल में हुआ। यही प्रोसेस जो है मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजर अलर्ट रहता है, अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल का पर्पस अकाउंटिंग वर्कलोड को बढ़ाना नहीं बल्कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसलिए सही आंसर जो है ना हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहता है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेविएशंस। गड़बड़ कहाँ से हुई उसको फिक्स करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रेडी करना है आपने। चलिए क्वेश्चन 7 आपको पूछ रहा है द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड्स लार्जली अपॉन व्हाट। बजटरी कंट्रोल के ऊपर जब आपको सक्सेस मिलती है तो वो किसका उसको श्रेय जाता है। तो देखो, जो बजटरी कंट्रोल है ये एक पेपर एक्सरसाइज नहीं है। अगर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट बजट बना दे और लोअर लेवल को इम्पोज कर दे तो सिस्टम फेल हो जाता है। अगर आपने सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल बनाना है तो आपको हर लेवल का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी करना पड़ेगा, सबकी सलाह लेनी पड़ेगी आपको। जो टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाएगा और ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करेगा और कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखेगा, और जो लोअर मैनेजमेंट है वो उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, सो जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर बजट प्रेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो अनरियलिस्टिक बजट्स नहीं बनते, रेजिस्टेंस कम होती है, कमिटमेंट इंक्रीज़ होती है। सो बजट जो है एक इम्पोज्ड डॉक्यूमेंट नहीं रह जाता बल्कि एक्सेप्टेड प्लान बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम देखो सही आंसर जो है वो हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन डी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल डिसीजंस। सबके डिसीजंस को आपने सेंट्रलाइज करना है, सबसे पूछना है आपने। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़ पार्टिसिपेटिव नॉट अथॉरिटेरियन। अथॉरिटी नहीं इम्पोज कर रहे हो आप पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हो सबकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का लिमिटेशन बताना है आपने। ये कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है, इट में डिस्करेज इनिशिएटिव इफ़ अप्लाइड रिजिडली, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंट्रोल, या इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग। देखो, बजटरी कंट्रोल के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, लेकिन हर सिस्टम में कुछ फ्लॉज भी होते हैं। सबसे कॉमन फ्लॉ ये है कि अगर बजटरी कंट्रोल को टू रिजिडली अप्लाई कर दिया जाए तो एम्प्लॉयज़ अपनी क्रिएटिविटी लूज़ कर देते हैं, मैनेजर सिर्फ बजट फॉलो करना इसी को ही फोकस करते हैं, और जो उनकी इनोवेशंस है, जो उनके दिमाग में आइडिया हैं, तरीके हैं, वो सब डिस्करेज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक मैनेजर के पास एक कॉस्ट सेविंग का बहुत बेटर आइडिया हो लेकिन वो बजट के अगेंस्ट हो तो वो रिस्क लेगा ही नहीं, कोई उसकी बात ही नहीं सुनेगा। इसलिए बजटरी कंट्रोल को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है,
इसलिए सही आंसर क्या रहेगा आपके पास? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट में डिस्करेज इनिशिएटिव इफ़ अप्लाइड रिजिडली। ठीक है, वो लिमिटेशन है आपकी सबसे बड़ी इसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पूछ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट फोकसेस नॉट ओनली ऑन कॉस्ट रिडक्शन बट ऑल्सो ऑन, ये बोल रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट ना सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करती है बल्कि इनमें से किस चीज़ पे और फोकस करती है? प्रोडक्शन बढ़ाना, वैल्यू इम्प्रूव करना, जो हम कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलिमिनेट करना, या अकाउंटिंग एंट्रीज को मिनिमाइज़ करना। तो देखो ये क्वेश्चन मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट फ़िलॉसफी का कोर है। कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉस्ट कम करना नहीं होता। अगर कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्वालिटी भी गिर सकती है, उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कम हो सकती है, तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग रन में वो फेल हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस होता है कॉस्ट और वैल्यू दोनों को इकट्ठा रखना। ठीक है, अब वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू का मतलब हुआ बेटर क्वालिटी, बेटर फीचर, बेटर सर्विस और रीजनेबल प्राइस। तो बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट पूछता है कि क्या जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं उसके बदले कस्टमर को सफिशिएंट वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूविंग वैल्यू डिलीवर्ड टू कस्टमर, क्योंकि वैल्यू इम्प्रूवमेंट करना ही यही मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, सो कॉस्ट मैनेजमेंट इज अबाउट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, नॉट ब्लाइंड कॉस्ट कटिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें पूछ रहे हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इज दैट। आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच का डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। कॉस्ट रिडक्शन के बारे में ये बता रहे हैं कि ये टेम्परेरी नेचर का होता है। इसका मकसद ये होता है कि परमानेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। इसका मकसद सिर्फ कंसर्न होता है, इसका सिर्फ स्टैंडर्ड्स के साथ ही या प्रोडक्शन के बाद अप्लाई होता है ये। तो देखो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस जेकेएसएसबी का फेवरेट एरिया है। पहले जानते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है। ये स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है और इसका मकसद होता है कि कॉस्ट को लिमिट के अंदर रखना। ठीक है, तभी इसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल। फिर है कॉस्ट रिडक्शन, सो स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करता है ये, न्यू मेथड्स न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करता है ये, और इसका मकसद होता है कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस करना। सो कॉस्ट रिडक्शन जो है ना, कॉस्ट रिडक्शन के लिए पूछ रहे हैं आपको, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट हमेशा बेटर, चीपर और एफिशिएंट मेथड सर्च करती रहती है। इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एम्स एट अचीविंग परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच बजट एक्ट्स एज फाउंडेशन फॉर ऑल अदर फंक्शनल बजट। कौन सा इनमें से बाकी सारे फंक्शनल बजट्स के लिए फाउंडेशन माना जाता है? प्रोडक्शन, कैश, सेल्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो सही आंसर समझो फिर इसका कारण जानो। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्स बजट। अब देखो बजटरी कंट्रोल का सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बजट्स का सीक्वेंस क्या होता है। एग्जामिनर यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि हर बजट इम्पॉर्टेंट लगता है। जैसे कि ये देखो प्रोडक्शन है, कैश है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है सिर्फ एक रहता है और वो होता है हमारा सेल्स बजट। क्यों? क्योंकि बिज़नेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही होता है सेल करना। अगर सेल ही नहीं होगी तो ना प्रोडक्शन का कोई मतलब रहेगा, ना कैश इनफ्लो का कोई लॉजिक रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों ही करेंगे फिर हम। ठीक है, इसीलिए सेल बजटेड एस्टिमेट करता है। क्वांटिटी टू बी सोल्ड कितना होना चाहिए ये बजट में इंक्लूड रहता है। वैल्यू ऑफ सेल्स क्या होगी, टाइम पीरियड ऑफ सेल क्या होगी, ये सब कुछ एस्टिमेट करना होता है सेल्स बजट का काम। ठीक है, सेल्स बजट के बेस पर ही डिसाइड होता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, फिर प्रोडक्शन बजट बनेगा। उसी के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, फिर परचेज बजट बनेगा। कैश इनफ्लो कब आएगा, सेल्स के हिसाब से पता चलेगा, तभी कैश बजट बनेगा। इसीलिए सेल्स बजट को की बजट या फाउंडेशन बजट भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स बजट इज़ द cornerstone of the entire budgetary control system. Okay, now question number 12, इसमें हमें पूछ रहे हैं द प्रेपरेशन ऑफ बजट्स रिक्वायर क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। बजट प्रिपेयर करते वक्त आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए होती है, किसकी? अकाउंटिंग पीरियड्स की,
बजट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, फाइनल अकाउंट स्ट्रक्चर या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बजट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। देखो, बजट बनाना सिर्फ फिगर्स लिख देना नहीं होता, बजट का रियल पर्पस तब अचीव होता है जब ये हम क्लियर कर पाएँ कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस बजट के लिए। इसलिए बजट प्रिपरेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है बजट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में। बजट सेंटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा सेक्शन, कौन सा मैनेजर। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं होगी तो बजट कंट्रोल जो है ना वो फेल हो जाता है, क्योंकि डेविएशन का ओनर ही नहीं होता कोई, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग हो जाती है, गलती किसी से हुई वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है ना वो यही है, बजट सेंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। सबसे पहले इसकी क्लियर पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी तो नो बजटरी कंट्रोल कुड बी सेटअप। ठीक है, नाउ 13th क्वेश्चन इज आस्किंग अ बजट सेंटर रेफर्स टू व्हाट। बजट सेंटर है क्या? देखो, बजट सेंटर का मतलब कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता, बजट सेंटर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ये क्या क्या हो सकता है? ये कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, मशीन हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, या इंडिविजुअली मैनेजर खुद भी हो सकता है, जिसके लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है और जहाँ परफॉर्मेंस मेजर होती है वही बजट सेंटर होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए में आपको बोला है प्लेस वेयर बजट्स आर प्रिपेयर्ड, सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन। प्लेस जैसा कुछ नहीं होता बजट सेंटर, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। फिर आपको पूछा है अ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, सो दिस इज अ नैरो कंसेप्ट, नॉट अ परफेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आपको बोला है अ यूनिट एंगेज्ड इन कॉस्ट रिडक्शन, सो इट इज़ एन अनरिलेटेड कंसेप्ट। फिर सही आंसर है अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड सेक्शन जो होता है यही कोर डेफिनेशन है बजट सेंटर की। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है बजटरी कंट्रोल के लिए। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन बजटरी कंट्रोल। मतलब ये पूछ रहे हैं कि बजटरी कंट्रोल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ना उसकी बेस्ट डेफिनेशन कौन से पॉइंट से आपको क्लैरिटी मिल रही है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ ऑल कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट इंक्रेंस, प्रेपरेशन ऑफ मास्टर बजट ओनली, या एलिमिनेशन ऑफ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है जहाँ कॉस्ट, रेवेन्यू, परफॉर्मेंस सबको रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ लिंक किया जाता है। बजटरी कंट्रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि हर कॉस्ट का ओनर हो, मैनेजर सिर्फ उन कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल हो जिसके पास वो कंट्रोल में है, और इससे क्या होगा कि फेयरनेस आएगी और मोटिवेशन भी इंक्रीज होएगा। ठीक है, अब ज़रा हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ए ऑप्शन में बोल रहे थे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ ऑल कॉस्ट, सो दिस इज़ अ रॉन्ग फिलॉसफी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं हो सकता है कभी भी सारी कॉस्ट का। फिर उसके बाद आपको बोला है प्रेपरेशन ऑफ मास्टर बजट ओनली, सो इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। एलिमिनेशन ऑफ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ अनरियलिस्टिक। आप कॉस्ट को इस तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो भी अनकंट्रोलेबल। सही आंसर बनता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट अकरेंस, सो दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लिंक करती है परफॉर्मेंस को विद पीपल। ओके, नाउ 15th question is asking budgetary control is most effective when budgets are prepared exclusively by top management, rigid and inflexible, realistic and achievable, based solely on past performance। तो देखो सही आंसर है ऑप्शन सी, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। बजट का मेन पर्पस होता है गाइड और मोटिवेट करना, ना कि डर पैदा करना। सो अगर बजट अनरियलिस्टिक है, ओवर एम्बिशियस है या ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है तो एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेट हो जाते हैं। इफेक्टिव बजट वही होता है जो प्रैक्टिकल हो, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो और मार्केट कंडीशन जो कंसीडर करे। ठीक है, इसलिए ये जो आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी, ये तो गलत बात है, क्योंकि बाकी लेवल में आप इनको इन्वॉल्व नहीं करोगे तो वो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन हो जाएगा। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पर आपने फ्लेक्सिबिलिटी किल कर दी तो वहाँ पे कंट्रोल अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बेस्ड सोनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, तो ये तो आप फ्यूचर को इग्नोर करके तो आप आगे कैसे ही उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो सही बात यही है कि बजटरी कंट्रोल हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, वो तभी बजट हमें मोटिवेट कर सकता है अगर वो चैलेंजिंग हो पर अचीवेबल हो। ठीक है, चैलेंजिंग तो ठीक है बट अचीवेबल भी होना चाहिए।
Okay, so now 16th question is asking which of the following is not a prerequisite for an effective budgetary control system. इनमें से कौन सा एक इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक फीचर नहीं है? देखो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम तब इफेक्टिव होता है जब वो सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड और वेल प्लान्ड हो। प्री रेक्विजिट का मतलब होता है वो बेसिक कंडीशन जो पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए, वरना सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहली प्री रेक्विजिट यही होती है कि क्लियरली जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर मैनेजमेंट को ही क्लियर नहीं है कि कॉस्ट कंट्रोल चाहिए, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट चाहिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव करना है, तो बजट बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट होती है कि प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। बजटरी कंट्रोल नंबर्स पर काम करता है। अगर अकाउंटिंग सिस्टम वीक है, डेटा अनरिलायबल है, तो कंपैरिजन ही मीनिंगलेस हो जाती है। तीसरी प्री रेक्विजिट है कि एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जैसे कि अथॉरिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसका है, कोई गड़बड़ हुई तो आपने हु विल रिपोर्ट टू हूम। अब आते हैं हमारे, ये देखो ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी में आपको बोल रहे हैं फ्रीक्वेंट रिवीजन विदाउट एनालिसिस। देखो, फ्रीक्वेंट रिवीजन विदाउट एनालिसिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक कर रहा है। बजट रिवाइज करना गलत नहीं है, लेकिन बिना एनालिसिस के रिवाइज करना आपके डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करेगा, सीरियसनेस को ख़त्म करेगा और कंट्रोल लूज़ कर देगा। इसलिए ये प्री रिक्विजिट नहीं है, बल्कि ड्रॉबैक है। तो सही आंसर हमारे पास यही बनता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सारे मैंने अभी डिस्कस कर लिए, सारे प्री रिक्विजिट्स ही होते हैं इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन में आपको पूछा है द मेन पर्पस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इन बजट कंट्रोल इज टू। वेरिएंस एनालिसिस करते हैं ना बजटरी कंट्रोल में, उसका मकसद क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करना, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, या बजट के एस्टिमेट्स को इंक्रीज़ करना। तो जाहिर सी बात है, सही आंसर है आइडेंटिफाई रीजंस फॉर डेविएशंस। अब ज़रा समझो, देखो मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें फिक्स हो जाएं। ठीक है, जस्ट फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर एंड मूविंग ऑन विल नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रॉपर रिविजन। ठीक है, इफ़ यू आर क्लियर विद द बैक स्टोरी, फिर आपके पास उस टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन और भी निकल कर आ जाएंगे, देन आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि मैं हर एक क्वेश्चन को इतना एलैबोरेट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, वेरिएंस एनालिसिस बजटरी कंट्रोल का हार्ट होता है। सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना सफिशिएंट नहीं होता। रियल ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरिएंस क्यों आया। वेरिएंस एनालिसिस मैनेजमेंट को बताता है कि डेविएशन कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या ये कंट्रोलेबल था कि नहीं था, और फ्यूचर में ये रिपीट ना हो तो उसे कैसे अवॉइड करें। सो अकाउंटिंग एंट्रीज बोला ना यहाँ पे, रिकॉर्ड अकाउंटिंग एंट्री। तो अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करना सिर्फ मैकेनिकल काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन अलग ही फंडा है, ये अलग ही ऑब्जेक्टिव है। तो और ये इंक्रीज बजट एस्टिमेट, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग पर्पस है। तो सही आंसर हमारे पास बनता है आइडेंटिफाई रीजंस फॉर डेविएशंस। जो डेविएशंस हमारे आए, जो गड़बड़े हमारी हुई, उनके कारण फाइंड आउट करना कि वो वैसा क्यों आया। ठीक है, सो वेरिएंस एनालिसिस कन्वर्ट्स नंबर्स इनटू मैनेजरियल एक्शंस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड स्ट्रैटेजिक टूल बिकॉज इट डज वॉट। कॉस्ट मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक टूल है क्योंकि इट फोकस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म कॉस्ट कंट्रोल, इंटेग्रेट्स कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद बिजनेस स्ट्रैटेजी, एलिमिनेट्स नीड फॉर बजटिंग, ये इग्नोर्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटीग्रेट्स कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद बजट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी। देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट ना सिर्फ अकाउंटिंग का टूल नहीं होता है, ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल भी है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मार्केट ओरिएंटेड। कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट डेटा को इंटीग्रेट करता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के साथ, मार्केटिंग पोजीशनिंग के साथ। फर्म डिसाइड करती है कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करे या डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सो ये डिसीजन कॉस्ट मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बाकी जो इन्होंने बोला है फोकस ऑन शॉर्ट टर्म कॉस्ट कंट्रोल, तो ये कॉस्ट कंट्रोल का हिस्सा है। फिर एलिमिनेट्स नीड फॉर बजटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इग्नोर्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये तो ऑपोजिट है रियलिटी का। अब इग्नोर करने लग जाओगे तो फिर तो आप क्या करोगे। तो सही आंसर यही रहेगा, इंटीग्रेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद बिजनेस स्ट्रैटेजी। कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन और बिजनेस की स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट करना ही कॉस्ट मैनेजमेंट का एक
स्ट्रैटेजिक टूल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फिक्स्ड बजट्स। फिक्स्ड बजट्स के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो पहले ये चीज़ जानो कि फिक्स्ड बजट का बेसिक फीचर ही यही है, रिजिडिटी। इसका ये फंक्शन होता है। फिक्स्ड बजट एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर होता है। अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए तो बजट चेंज नहीं होता, कंपैरिजन मिसलीडिंग हो सकती है। इसलिए फिक्स्ड बजट ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब एक्टिविटी लेवल स्टेबल हो और जब कॉस्ट बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, पहला बोल रहे थे दे चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, सो ये तो फ्लेक्सिबल बजट्स के केस में होता है। फिर दे आर सूटेबल फॉर ऑल बिजनेस सिचुएशन, सो नो, अभी मैंने आपको बताया कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए ये होता है। दे एलिमिनेट वेरियंस एनालिसिस, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज दे रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। यही उसकी डेफिनेशन है फिक्स्ड बजट की। ठीक है, फिक्स्ड बजट डज नॉट एडजस्ट टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, दिस यू नीड टू रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अब उसका ऑपोजिट आ गया। फ्लेक्सिबल बजट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन, फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पूछ रहे हैं कब यूज़फुल होते हैं, जब कॉस्ट एंटायरली फिक्स्ड हो। जाहिर सी बात है, ये तो ऑप्शन ही अब ज़ीरो हो गया क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। लेवल ऑफ एक्टिविटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, मैनेजमेंट वांट्स रिजिड कंट्रोल, ये ऑप्शन ए जैसा ही बना दिया, ये भी गलत है, फ्लेक्सिबल बजट के ऑपोजिट हो गया। प्रोडक्शन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट अगेन रिजिडिटी के ऊपर ही आ रहा है, फिक्स चीज़ों के ऊपर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, लेवल ऑफ एक्टिविटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। अब ज़रा समझो, जो फ्लेक्सिबल बजट्स हैं इनका पर्पज़ यही होता है कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के लिए कॉस्ट को एस्टिमेट करना। जब डिमांड फ्लक्चुएट करती है, प्रोडक्शन लेवल अनसर्टेन होता है, मार्केट अनस्टेबल होता है, तब फिक्स्ड बजट फेल हो जाते हैं। और जो फ्लेक्सिबल बजट है वो एक्टिविटी के साथ एडजस्ट होता है, फेयर कंपैरिजन अलाउ करता है और रियलिस्टिक कंट्रोल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन 21, ये आपको पूछ रहा है द मास्टर बजट रिप्रेजेंट्स व्हाट। मास्टर बजट क्या रिप्रेजेंट करता है? बजट ऑफ सिंगल डिपार्टमेंट, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, ओनली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो या पास्ट परफॉर्मेंस। सही आंसर समझो, जानो, फिर मैं कारण समझाती हूँ। समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स मतलब मास्टर बजट। सो देखो, जब हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बजट अकेले अकेले नहीं चलते। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शनल बजट्स बनते हैं, जैसे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, कैश बजट। अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट को ओवरऑल पिक्चर कहाँ से मिलेगी? यहीं पर कंसेप्ट आता है मास्टर बजट का। मास्टर बजट कोई अलग बजट नहीं है, बल्कि ये सभी फंक्शनल बजट का कंसोलिडेटेड समरी होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि मास्टर बजट इज़ द बजट ऑफ बजट्स। मास्टर बजटेड मैनेजमेंट को ये बताता है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है या नहीं, कैश पोजीशन क्या होगी, बिजनेस फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। मास्टर बजट में जनरली शामिल होते हैं बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड बैलेंस शीट और कैश बजट। इसीलिए मास्टर बजट फ्यूचर ओरिएंटेड ओवरऑल प्लान होता है, पास्ट परफॉर्मेंस से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर बनता है हमारा ऑप्शन बी, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। सभी फंक्शनल बजट्स की समरी होती है मास्टर बजट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22, इसमें हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग इन एरियाज सच एज। जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है। कैसे कैसे एरियाज में? सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन के केस में, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड मेक और बाय डिसीजन में, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के केस में या स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के केस में। सही आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड मेक और बाय डिसीजन। देखो, अब यहाँ एग्जामिनर कॉस्ट मैनेजमेंट की रियल पावर को टेस्ट कर रहा है। कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं होता, ये मैनेजमेंट डिसीजन को सपोर्ट करने का टूल है। मैनेजमेंट रोज़ डिसीजन लेती है, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखें, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करें, कंपोनेंट बाहर से ख़रीदें या खुद बनाएं। इन डिसीजन का सेंटर में कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट ए बेचना है या प्रोडक्ट बी बेचना है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या हेल्प करेगा कि इनकी जो कॉस्ट है इनको ज़रा आइडेंटिफाई करो।
कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो। सो बैलेंस शीट बनाना, ये देखो बैलेंस शीट बनाना, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग करना, स्टॉक वैल्यूएशन करना, ये कॉस्ट मैनेजमेंट का काम नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड मेक और बाय डिसीजन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल। कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल के रिलेशन को कौन सी लाइन बेस्ट तरीके से बता रही है कि दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम है, बजटरी कंट्रोल कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, कॉस्ट मैनेजमेंट बजटिंग को रिप्लेस कर देता है और इनका सेम काम है। तो देखो सही आंसर है बजटरी कंट्रोल कॉस्ट मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। अब इस क्वेश्चन में ना इंटर रिलेशनशिप समझनी ज़रूरी है। कॉस्ट मैनेजमेंट जो होती है ये होती है एक ब्रॉड कंसेप्ट, इसका स्कोप बहुत वाइड है। इसके अंदर कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट डिसीजन सब आ जाता है। अब जो बजटरी कंट्रोल है इन्हीं एक्टिविटीज़ की ही एक ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। मतलब जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो आप एक तरह से अम्ब्रेला कह सकते हो और जो बजटरी कंट्रोल है वो अम्ब्रेला के नीचे का एक टूल, ठीक है। बजटरी कंट्रोल कॉस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, जैसे प्लानिंग की हेल्प से, प्लानिंग के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के थ्रू। इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं और ना ही एक दूसरे को ये रिप्लेस करते हैं। तो सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑपरेशनल टूल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, ओके। नाउ 24 क्वेश्चन इज आस्किंग बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन बाय। बजटरी कंट्रोल जो है कोऑर्डिनेशन में मदद करता है बाय, कैसे? सारी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज़ को लिंक करके, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन को एलिमिनेट करके, या ऑपरेशनल डिफरेंसेस को इग्नोर करके। कैसे कोऑर्डिनेशन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लिंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह है और अगर एक डिपार्टमेंट फास्ट चले और दूसरा स्लो चले तो मशीन आपकी गड़बड़ हो जाती है। सो बजटरी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, सेल्स बजट को प्रोडक्शन से लिंक करता है, प्रोडक्शन को परचेज से लिंक करता है और परचेज को फाइनेंस से लिंक करता है। तो इस तरह हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं और सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव होने में मदद मिलती है। सो अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करना कोऑर्डिनेशन नहीं होता बल्कि एक रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं ऑप्शन ए में ना सेंट्रलाइजिंग और अथॉरिटी, ये बिल्कुल ही गलत है। एलिमिनेटिंग इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट इफेक्ट है। आप डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन ही अगर एलिमिनेट कर दोगे तो हाउ दे विल बी एबल टू डिस्कस किसका कितना बजट है, कैसे किसको क्या अचीव करना है। इग्नोरिंग ऑपरेशनल डिफरेंसेस, ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो सही आंसर कंस्टिट्यूट्स ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। बजट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नाउ 25th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वन ऑफ द बिहेवियरल लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल इज दैट इट में, बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द लिमिटेशन। So it may improve motivation. If it will improve motivation, it can't be a limitation. So option A is absolutely wrong. Lead to budgetary slack, increase efficiency. Again, increasing efficiency can't be a limitation. Enhance coordination, again, it is not a limitation. So the correct answer leads will be lead to budgetary slack. देखो ये क्वेश्चन ना ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस पसंद करते हैं। बजटरी स्लैक का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। बजटरी स्लैक का मतलब होता है डेलिबरेटली टारगेट्स को इजी बनाना। सो मैनेजर कभी कभी रेवेन्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं ताकि टारगेट इजीली अचीव हो जाएं। ये बिहेवियर बजटरी कंट्रोल को वीक कर देता है, ट्रू पोटेंशियल हाइड हो जाता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी सफ़र करती है। इसलिए ये बिहेवियर लिमिटेशन मानी जाती है, लीड टू बजटरी स्लैक, ओके। सो इट अराइजेज ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर अंडर बजट प्रेशर। प्रेशर में आ जाते हैं ना मैनेजर्स, तो फिर ऐसे कुछ ना कुछ पंगे कर देते हैं, तो वही करते हैं बजटरी स्लैक करके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 26, इसमें हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड मेनली बिकॉज इट एम्फेसाइज व्हाट। कॉस्ट मैनेजमेंट एक फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि
हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड पे फोकस करती है, कॉस्ट प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल करती है, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स या फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो बेसिकली होता क्या है कि कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पास्ट में कितना खर्चा हो गया, बल्कि इसका मेन फोकस होता है कि फ्यूचर में कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें और प्लान करें। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट की प्लानिंग करता है फ्यूचर के लिए, और प्रिवेंटिव कंट्रोल यूज़ करता है, प्रॉब्लम होने से पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि बेटर डिसीजन ले वो। ठीक है, इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट को फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच माना जाता है। तो ऑप्शन ए में जो बोल रहे थे हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड, ये गलत है क्योंकि ये पास्ट का डेटा है, फ्यूचर प्लानिंग का नहीं है। फिर इन्होंने बोला ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, ये ऑडिट आफ्टर द फैक्ट होता है, नॉट पहले। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, ये भी पास्ट पीरियड का काम होता है। तो करेक्ट आंसर ही ऑप्शन बी बनता है, कॉस्ट प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल, क्योंकि ये एग्जैक्टली फ्यूचर फोकस को शो कर रही है। ठीक है, नाउ 27 में आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स बजटरी स्लैक। अगेन इसको इलेबोरेट किया है, इस लाइन को, बजटरी स्लैक को अच्छे से एक्सप्लेन कौन से स्टेटमेंट कर रही है, मतलब तब आप समझ गए हो। अब इसका सही आंसर आप इजीली बता सकते हो। बजटरी स्लैक मतलब एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू और ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल, एक्यूरेटली बजटिंग। देखो इसीलिए मैंने आपको अभी बोला था कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के समझना ज़रूरी है। अभी आपको मैंने अगर सिर्फ बता दिया होता कि ये ऑप्शन सही है तो फिर तो आप गड़बड़ हो जाती ना, बजटरी स्लैक ही नहीं पता चलता आपको। अब उसी पे देखो एक क्वेश्चन आपके पास और आ गया है। अब इसको आंसर करना कितना आसान है, हमें पता है बजटरी स्लैक मतलब अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। और अच्छे से समझो, बजटरी स्लैक एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है बजटरी कंट्रोल में। जब मैनेजर्स रेवेन्यूज़ को कम एस्टिमेट कर देते हैं या कॉस्ट को ज़्यादा एस्टिमेट कर देते हैं ताकि टारगेट इजीली अचीव हो पाए, परफॉर्मेंस बेटर दिख सके, अंडर प्रेशर आकर कर वो ये सब हरकतें करते हैं, तो इसे ही बजटरी स्लैक कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बजटरी स्लैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको पूछ रहे हैं द कंट्रोल आस्पेक्ट ऑफ बजटिंग बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन। बजटिंग का जो कंट्रोल आस्पेक्ट है ना, वो कब इफेक्टिव बनता है, जब बजट प्रिपेयर करते हैं तब, एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट्स के साथ कंपेयर करते हैं तब, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट करते हैं तब, या फोरकास्ट को रिवाइज करते हैं तब। तो सही आंसर है एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तब। बजट बनाना कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल तब होता है जब हम एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन से वेरिएंस आइडेंटिफाई होते हैं, रीजंस एनालाइज होते हैं और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो बजट्स आर प्रिपेयर्ड सिर्फ प्रेपरेशन से कंट्रोल नहीं होता। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एलिमिनेटेड, ये गलत स्टेटमेंट है। फोरकास्ट आर रिवाइज, ये रिवीजन बाद का स्टेप होता है। तो सही आंसर ये है, आपने दोनों को कंपेयर करना है। ओके, नाउ 29 में दे आर आस्किंग बजटरी कंट्रोल असिस्ट मैनेजमेंट प्राइमरली इन। बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मदद करता है किस में, स्टैट्यूटरी ऑडिट में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन में, लीगल कंप्लायंस में, या टैक्स असेसमेंट में। करेक्ट आंसर इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज़ प्लान करने में, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में। इसलिए ये सिर्फ अकाउंटिंग टूल नहीं बल्कि मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, इसलिए सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ये ऑडिट का काम नहीं है, ऑडिट का काम नहीं है ये। लीगल कंप्लायंस जो है सेकेंडरी रोल है, टैक्स असेसमेंट जो है बजटिंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता ये। ठीक है, चलिए 30th में इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ क्वालिटेटिव बेनिफिट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का क्वालिटेटिव बेनिफिट बताना है आपने। रिडक्शन इन कॉस्ट यूनिट, इम्प्रूवमेंट इन डिसीजन क्वालिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, या डिक्रीज इन वेस्टेज। तो देखो क्वालिटेटिव बेनिफिट वो होते हैं नंबर्स में मेजर नहीं होते, क्वालिटी, एफिशिएंसी और थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। सो कॉस्ट मैनेजमेंट बेटर इन्फॉर्मेशन देता है कि मैनेजमेंट के डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इसलिए डिसीजन क्वालिटी को इम्प्रूव करना
ये आपका क्वालिटेटिव बेनिफिट कंसीडर किया जाता है। ओके, बाकी ये सारे क्वांटिटेटिव है, कॉस्ट यूनिट, प्रॉफिट मार्जिन, डिक्रीज इन वेस्टेज, ये सारे मेजरेबल हैं, ये सारे क्वांटिटेटिव हैं। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें पूछ रहे हैं, अ साउंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्स दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी concentrated at top level, clearly defined and delegated, ignored for flexibility based on accounting entry. सो देखिए, बजटरी कंट्रोल तभी इफेक्टिव होता है जब हर लेवल के मैनेजर को क्लियर हो उसकी अथॉरिटी क्या है, डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए उसके पास, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है। अगर उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन नहीं होगी, प्रॉपरली डेलीगेटेड नहीं होगी, तो कन्फ्यूजन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन पॉसिबल नहीं होगी और वेरिएंस एनालिसिस मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए साउंड बजटरी कंट्रोल के लिए क्लियर डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज क्लियरली डिफाइंड एंड डेलीगेटेड। ओके, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का बेस है, बेस। नाउ 32 में पूछ रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फैक्ट्री कॉस्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स, कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट फैक्ट्री कॉस्ट से बहुत आगे जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट आती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है बस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है और पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग में, ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, ये मेनली फैक्ट्री कॉस्ट तक ही लिमिटेड होती थी, लेकिन जो कॉस्ट मैनेजमेंट का स्कोप है ये बहुत वाइड है। कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड करता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे कि R&D, डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड करता है, और पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड करता है जैसे मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज। इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ फैक्ट्री के अंदर तक लिमिटेड नहीं होता, वो बियॉन्ड फैक्ट्री कॉस्ट तक भी जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट सेंसेस बना रहा है। नाउ 33 में हमें पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट स्ट्रांगली अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ बजट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स या लीगल रिक्वायरमेंट। तो देखिए, बजट फ्यूचर का प्लान होता है, लेकिन फाउंडेशन जो है इसका पास्ट और प्रेजेंट डेटा होता है। अगर आपका डेटा इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, अनरिलायबल है, तो बजट एस्टिमेट्स गलत हो जाएंगे, कंट्रोल इनफेक्टिव हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगा। इसलिए रिलायबल डेटा अवेलेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में भी यही बोल रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन 34 हमें पूछ रहे हैं, बजटरी कंट्रोल इज नॉट इंटेंडेड टू एड मैनेजरियल प्लानिंग, फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिप्लेस मैनेजमेंट जजमेंट या प्रमोट कॉस्ट कॉन्शियसनेस। सो करेक्ट आंसर इज रिप्लेस मैनेजमेंट जजमेंट। लिसन, बजटरी कंट्रोल को एड टू मैनेजमेंट है, बजटरी कंट्रोल एक एड टू मैनेजमेंट है, सब्सटीट्यूट नहीं है उसका। बजट हमें गाइडेंस देते हैं, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं, कंट्रोल का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज हो सकती है, ह्यूमन जजमेंट हमेशा रिक्वायर्ड होता है, इसलिए बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ऑप्शन सी, रिप्लेस मैनेजमेंट जजमेंट, ये सही ऑप्शन बनता है, ये बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, नाउ 35 में हमें पूछ रहे हैं, द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, टाइमली एंड रेलिवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस या ऑडिटिंग प्रोसीजर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाइमली एंड रेलिवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट मैनेजमेंट का सक्सेस तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली हो। लेट डाटा इज़ यूजलेस डाटा। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो तो फिर वो डिसीजन ओरिएंटेड भी बनता है। अगर आपका डाटा ओल्ड है, इररेलेवेंट है, ओवरलोडेड है, तो मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगी। इसलिए इफ़ेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर बनता है हमारा। नाउ
36 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिवेंटिव नेचर ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के प्रिवेंटिव नेचर को कौन सी लाइन सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, आपने ये बताना है। कनेक्टिंग एरर्स आफ्टर अकरेंस, होने के बाद गलतियों को सुधारना। टेकिंग एक्शन बिफोर डेविएशन अकर्स, गड़बड़ होने से पहले एक्शन ले लेना। इग्नोरिंग माइनर वेरिएंट, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देना। रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल डाटा, पुराने डेटा को रिकॉर्ड करना। अब देखो यहाँ हमें शक्ल से देख के पता चल रहा है सही आंसर है कि गड़बड़ होने से पहले ही आप सुधर जाओ। बजटरी कंट्रोल को हम सिर्फ करेक्टिव टूल नहीं बोलते, बल्कि ये एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट टूल है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको रोकना। बजट बनाते टाइम टारगेट सेट किए जाते हैं, लिमिट्स डिफाइन होती हैं, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस पहले ही डिसाइड कर ली जाती है कि ये हमने करना है, ये हम कर सकते हैं। इससे मैनेजमेंट को एडवांस में वार्निंग सिस्टम मिल जाता है। जैसे ही कोई डिपार्टमेंट अपनी लिमिट क्रॉस करने लगता है तो मैनेजमेंट जो है वो तुरंत एक्शन ले सकती है बिना वेट किए कि लॉस ना हो जाए। इसलिए बजटरी कंट्रोल का प्रिवेंटिव नेचर तब दिखाई देता है जब डेविएशन होने से पहले ही कंट्रोल मेजर्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 37 में हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन वैल्यू क्रिएशन। कॉस्ट मैनेजमेंट का किस पे फोकस होता है, वैल्यू क्रिएशन पे। कैसे? बाय मिनिमाइजिंग एक्सपेंसेस इनडिस्क्रिमिनेटली, बैलेंसिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एलिमिनेटिंग ऑल ओवरहेड या रिड्यूसिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैलेंसिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं होता। अगर कंपनी कॉस्ट कम करे और कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाए तो बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करेगा। कॉस्ट मैनेजमेंट का रियल ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करना। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कस्टमर जितना पे करे उसके बदले उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बैलेंस करके रखना ही एजेंडा होता है। ठीक है, इसलिए आपको बी ऑप्शन में बोल रहे हैं बैलेंसिंग कॉस्ट, कॉस्ट को भी बैलेंस करना है और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन करना है। यही कॉस्ट मैनेजमेंट का एकमात्र फोकस होता है। ठीक है, 38 में हमें पूछ रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल बजट। डिपार्टमेंटल बजट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? पेपर वर्क बढ़ाना है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, अवॉइड कोऑर्डिनेशन, ये भी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अवॉइड कोऑर्डिनेशन, अवॉइड करना थोड़ी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी का। बी और सी में से बताओ कौन सा है। देखो, डिपार्टमेंटल बजट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। जब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट होगा, हर बजट का एक स्पेसिफिक मैनेजर होगा, तब अकाउंटेबिलिटी क्लियर होंगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ईजी होगा, वेरिएंस एनालिसिस मीनिंगफुल बन जाएगा। ठीक है, अगर सेल्स बजट में प्रॉब्लम है तो सेल्स मैनेजर की गर्दन पकड़ी जाएगी। प्रोडक्शन बजट में कोई गड़बड़ है तो प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा जाएगा। इसलिए डिपार्टमेंटल बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है हमारे पास, यही कोर पर्पस है उसका। नाउ 39 में हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का स्ट्रैटेजिक बेनिफिट कौन सा है, ये बताना है। डेली रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की, रिकॉर्ड करना कोई बेनिफिट थोड़ी है इसका। लॉन्ग टर्म रिसोर्स प्लानिंग, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सही आंसर इज ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म रिसोर्स प्लानिंग। बजटरी कंट्रोल सिर्फ शॉर्ट टर्म कंट्रोल का टूल नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बजट हेल्प करते हैं फ्यूचर रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन प्लानिंग में। लॉन्ग टर्म बजट जैसे कि कैपिटल बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, ये मैनेजमेंट को फ्यूचर रोड मैप दिखाते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 40, इसमें हमें पूछ रहे हैं बजटरी कंट्रोल में फेल। बजटरी कंट्रोल फेल हो सकता है अगर बजट फ्लेक्सिबल हो तो, मैनेजमेंट की सपोर्ट ना मिले तो, वेरिएंस को एनालाइज कर दें, ये तो गलत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दें, तो फेल कैसे होगा? तो दो में से बताओ ये क्या होगा। देखो, बजटरी कंट्रोल का सिस्टम पेपर पे परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो
तो आपका सिस्टम ज़ीरो है। बिना मैनेजमेंट सपोर्ट के बजट फॉलो नहीं होते, एम्प्लॉई मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं, वेरिएंस एनालिसिस इग्नोर हो जाते हैं और करेक्टिव एक्शन नहीं लिए जाते। टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है बजट्स को अप्रूव करना, उनको एनफोर्स करना और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। इसीलिए मैनेजमेंट सपोर्ट के बिना बजटरी कंट्रोल सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बन जाता है, फालतू की बात। ठीक है, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ 41 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कॉम्पिटिटिवली मेनली बाय। कॉस्ट मैनेजमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव करने में मदद करती है। कैसे? सेलिंग प्राइस बढ़ाकर, ये तो बिल्कुल गलत है। कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी गलत है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा के आप कैसे कॉम्पिटिटिव बनोगे? इग्नोरिंग मार्केट फोर्सेस, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या बन रहा है? अपने आप ही हमें ये बता रहा है उभार के आंसर, कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो देखो, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी सिर्फ प्राइस बढ़ाकर आगे नहीं कर सकती है। कंपटीशन का मतलब होता है सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बट बेटर प्राइस एंड बेस्ट वैल्यू। कॉस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि अननेसेसरी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे, वैल्यू एडिंग और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को सेपरेट करें, कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करें। जब कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होगा तो कंपनी कम्पेटिटिव प्राइसिंग कर सकती है, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर सकती है, मार्केट प्रेशर को फेस कर सकती है। इसीलिए कॉम्पिटिटिवनेस का बेस इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी मेक्स द करेक्ट सेंसेस। नाउ 42 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ज़ीरो बेस्ड अप्रोच इन कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में ज़ीरो बेस्ड अप्रोच को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है? तो ऑप्शन दिया है कॉस्ट आर इंक्रीज्ड एनुअली, प्रीवियस बजट्स आर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट, एवरी कॉस्ट इज जस्टिफाइड अफ्रेश, फिक्स्ड कॉस्ट आर इग्नोर्ड। देखो, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का कंसेप्ट ट्रेडिशनल बजटिंग से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल बजटिंग में लास्ट ईयर का बजट बेस बन जाता था और सिर्फ थोड़ा सा ही इंक्रीज डिक्रीज होता था। लेकिन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हर एक्सपेंस ज़ीरो से स्टार्ट होता है, हर कॉस्ट को जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, वाई इज़ दिस कॉस्ट नेसेसरी, ये सवाल पूछा जाता है आपके पास। ओके, सो इस अप्रोच से वेस्टफुल एक्सपेंसेस एलिमिनेट होते हैं, कॉस्ट कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। तो इसलिए सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है हमारे पास। ठीक है, 43 पूछ रहा है हमें बजटरी कंट्रोल एक्ट एज मोटिवेशनल टूल। बजटरी कंट्रोल ना एक मोटिवेशनल टूल बनता है कब? जब बजट्स को हम फोर्सफुली इम्पोज करते हैं। ये तो फोर्सफुली शब्द यूज़ करके इसने अपने आप को गलत साबित कर दिया। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन बजट प्रेपरेशन, टारगेट्स आर अनरियलिस्टिक, ये भी गलत शब्द इस्तेमाल हो गया। वेरिएंस आर इग्नोर्ड, ये भी गलत हो गया। सही आंसर बन रहा है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन बजट प्रेपरेशन। सो बजटरी कंट्रोल सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है। जब एम्प्लॉय बजट प्रेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो टारगेट खुद ब खुद सेट होते हैं, तब ओनरशिप फीलिंग डेवलपमेंट होती है, मोटिवेशन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कम होता है। पार्टिसिपेटिव बजटिंग से ना एम्प्लॉयज़ बजट को अपना टारगेट समझ लेते हैं, ना कि इम्पोज्ड बर्डन। फिर वो ये नहीं कहते कि बॉस की कंपनी, ये बोलते हैं हमारी कंपनी का ये टारगेट है। ठीक है, इसलिए अस का कंसेप्ट आ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी मेक्स द ट्रू सेंसेस। नाउ 44 क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं द कंट्रोल फंक्शन ऑफ बजटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट। कंट्रोल फंक्शन जो है ना बजटिंग का, किससे इसका रिलेशन है? फोरकास्टिंग से, कंपैरिजन एंड करेक्टिव एक्शन से, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन से, या लीगल रिपोर्टिंग से? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपैरिजन एंड करेक्टिव एक्शन। सो कंट्रोल का बेसिक कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल कंपेयर करो और करेक्टिव एक्शन लो। बजटरी कंट्रोल में भी हम बजट हमारा स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि ये बजट है हमारा, फिर रिजल्ट आता है जब हम लोग एक्चुअल में परफॉर्मेंस देते हैं, फिर हम निकालते हैं डिफरेंस, वेरिएंस निकालते हैं। तो कंट्रोल तब इफेक्टिव होता है जब वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है, रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्यों हमारे ये डिफरेंस आए, और फिर ये फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, इसलिए हम करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन एंड करेक्टिव सेंसेस।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 45, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म कॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉस्ट कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है आपने ये बताना है, ठीक है। देखो, कॉस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हर लेवल पे कॉस्ट के लिए अवेयर रहना, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस पे भी ध्यान देना और कॉस्ट बिहेवियर को समझना। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ अननेसेसरी वेस्ट को अवॉइड करते हैं, डिसीजन कॉस्ट इम्पैक्ट सोच के ही जाते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ए में बोला था अवेयरनेस ऑफ अकाउंटिंग रूल, तो ये तो टेक्निकल नॉलेज है। कंटिन्यूअस अटेंशन टू कॉस्ट बिहेवियर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये कोई बात नहीं हुई। प्रेपरेशन ऑफ बजट्स ओनली, ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब यू आर कॉन्शियस अबाउट द खर्चे दैट आर बीइंग हेल्ड ऑन। नाउ 46, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर डिज़ाइन प्राइमरली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर। कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे सको, किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दे सको, एक्सटर्नल यूज़र्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंटरनल मैनेजरियल डिसीजन के लिए या ऑडिटर्स को। सही आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनल मैनेजरियल डिसीजन के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन यूज़र होता है मैनेजर, डिसीजन मेकर। ये सिस्टम हेल्प करता है कि प्राइसिंग डिसीजन क्या होंगी, प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, मेक और बाय डिसीजन भी यही लेते हैं और कॉस्ट कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज भी यही बनाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट इंटरनल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, ओके। बाहर वालों के लिए नहीं, घर वालों के लिए ही होता है। नाउ 47, budgetary control encourage management by exception by focusing on all activities equally, highlighting significant deviation, ignoring variance या eliminating performance standards। तो देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो ये कंसेप्ट है ना, इसको ध्यान से देखो। ये कहता है हर चीज़ पर फोकस मत करो, सिर्फ प्रॉब्लम एरियाज पर ध्यान दो। बजटरी कंट्रोल क्या है, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस को इग्नोर करता है और मेजर वेरिएंस को हाईलाइट करता है। इससे क्या होता है कि टाइम सेव होता है, मैनेजमेंट एनर्जी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर लगाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस। ज़रूरी जो डेविएशंस है ना, सिग्निफिकेंट काम वाली, उन्हीं पे ध्यान देना है बस आपने। नाउ 48th क्वेश्चन, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म कॉस्ट मैनेजमेंट। इट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म सेविंग, शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म पे कैसे करेगा वो। इट इग्नोर्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इग्नोर शब्द की वजह से गलत हो गया। इट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट, इट अवॉइड कैपिटल डिसीजन, अवॉइड की वजह से गलत हो गया। करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। सो लॉन्ग टर्म कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये सिर्फ इमीडिएट सेविंग पर फोकस नहीं करता बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इन सब पर ध्यान देता है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग रन में स्टेबल रहती है, ठीक है। नाउ 49th क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं बजटरी कंट्रोल इज कंसीडर्ड अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज बजट आर प्रिपेयर्ड वंस। इफ दे आर प्रिपेयर्ड वंस तो वो प्रोसेस कैसे होगा, तो ऑप्शन ए इज गलत। कंपैरिजन एंड रिव्यू आर ऑनगोइंग, अकाउंटिंग एंट्रीज आर रेपिटेटिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनुअल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंपैरिजन एंड रिव्यू आर ऑनगोइंग। बजटरी कंट्रोल एक साइकिल है। बजट प्रेपरेशन होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर कंपैरिजन होता है, फिर उसे रिव्यू किया जाता है, फिर लास्ट में लिया जाता है करेक्टिव एक्शन। सो ये जो प्रोसेस है ये मंथली या क्वार्टरली या ईयरली कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, इसलिए इसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। ऑनगोइंग है ये, ठीक है, चलता रहता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल इज़। क्या अल्टीमेट पर्पस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, नो। इंश्योर कंप्लायंस विद लॉ, नो। रिप्लेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नो। करेक्ट आंसर इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। सो कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल, इनका फाइनल गोल होता है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना, बेटर डिसीजन मेकिंग करना और गोल को अचीव करना। प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटिंग मीन्स ये जो है ना, ये साथ साथ काम करते हैं। इनका यही मकसद तो रहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आराम से, अच्छे से, एफिशिएंटली अचीव करना, ठीक है।
ओके सो एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल सिर्फ अकाउंटिंग टूल नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्नीक है जो ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए। मुझे बताना आपके कितने मार्क्स आए, और कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।